राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए, आपको तो मालूम है कि हमारे चैनल पर क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु चल रहा है, जो कि हमने कल इसका पहला क्लास लिया, जिसमें हमने धातु, अधातु, उपधातु, धातु अधातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा था, जो कि पार्ट 1 हमारा क्लास था। आज पार्ट 2 क्लास है और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कल पार्ट 3 क्लास में इस चैप्टर का डी एंड कर दिया जाए, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और कल आपका इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो माधव भाई से जुड़ने के लिए संपर्क करें 7349831832 पर मैसेज आपको करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, लिखकर क्लास नाम, अपना नाम, एड्रेस, ये तीनों चीजें लिखकर कमेंट कीजिएगा। आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद यदि आपको ग्रुप में पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप फिर से मैसेज कीजिएगा कि सर प्लीज गिव मी पीडीएफ। आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा, पीछे वाले जितने भी सारे पीडीएफ है चैप्टर 1 चैप्टर 2 का सबका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की हम टॉपिक को। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आज की टॉपिक ज्यादा ही कुछ खास होने वाली है। देखिए, आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे कुछ लोग सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे अंदाज से हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। इसको आप इसकी व्याख्या करके लिखिए, इस तरह पेपर में आते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आज की इस क्लास में समझिए कि आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि सक्रियता श्रेणी बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। और एक बात और, मैं जितना आसान आपको नोट्स दूंगा और जितना मैं आसान आपको परिभाषा लिखवाता हूं, यदि इससे आसान यदि आपको कहीं दिखता है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए, हम उससे भी आसान लिखवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा लक्ष्य यही है ना कि हर बच्चा सिंपल से सिंपल पढ़ सके, हर बच्चों को कठिन शब्द का सामना ना करना पड़े, वो इजी शब्दों में समझ सके। क्योंकि जब वही चीज हम इजी शब्द में समझेंगे ना तो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर झाड़ना रहता ना भैया साइंस के मामले में तो हम भी खूब झाड़ते, लेकिन हम साइंस के स्पेशली टीचर है। स्पेशल तो अपने आप को नहीं कहूंगा क्योंकि मुझसे भी मतलब धुरंधर पढ़ाने वाले हैं। अभी मैं किस खेत का मूल्य हूं भैया, मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर है, लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूं कि मैं सबसे आसान लिखवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप मन लगा के पढ़िए। देखिए, अब ये देखिए कितने मैंने आसान लिखा है। धातुओं को उनके क्रियाशील के आधार पर घटते क्रम में लिखने पर जो सूची बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। समझो मेरी ध्यान से, धातु को कल बारे में पढ़ाया था आपका। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि क्रियाशील क्या है सर, तो क्रियाशील को तोड़ के तो देखो। क्रियाशील मतलब क्रिया करने वाले, मतलब क्रियाशील मतलब जो बहुत तेजी से क्रिया कर देते हैं वो अधिक क्रियाशील, जो बहुत कम धीरे धीरे क्रिया करते हैं वो, जैसे मतलब मान जाओ कि जैसे मान जाओ आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। क्रियाशील, आपको यहां से 5 किलोमीटर दौड़ना है, आप और आपका दोस्त है। आप 5 किलोमीटर मान जाओ कि मात्र 5 मिनट में दौड़ के चले आए और आपका दोस्त आधा घंटा लगा दिया, यानी कि आप अधिक क्रियाशील हो। क्रियाशील मतलब समझ रहे हो, क्रियाशील मतलब जो अधिक तेजी से काम करे वो अधिक क्रियाशील, जो धीरे धीरे करे वो कम क्रियाशील। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो धातु को अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील होते, मतलब ज्यादा से कम होते हुए में लिखने पर जो हमारी सूची बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आसान है कि नहीं? धातु को उनके क्रियाशील के आधार पर घटते क्रम में लिखने पर जो सूची की जगह पर आप श्रेणी भी लिख सकते हो, सूची या श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब जैसे मैंने नीचे लिखा है देख लो, मैं ऊपर थोड़ा सा कर दूं उसके बाद आपको बढ़िया से दिखाऊं। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और बचा था इधर मैंने लिखा है, नीचे जगह नहीं था तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना। तो देखो, जो पोटेशियम है ना ये बहुत अधिक क्रियाशील तत्व है, बहुत अधिक। उससे कम कौन है? सोडियम। उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड। अब हाइड्रोजन, अब इसके जितने भी नीचे वाले हैं हाइड्रोजन, जितने भी नीचे वाले ये बहुत कम क्रियाशील वाले हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, ये सब बहुत कम है।
इनकी क्रियाशील की ताकत क्या है, बहुत कम है। लेकिन हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर वाले हैं ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हैं। यदि आपसे पूछ दूं मैं कि बताओ सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम। तो देखो आप, ये घटते क्रम में मैंने लिखा है, तो यहां से एक सूची बनी है, एक श्रेणी बन रही है ना, इसी श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। समझ गए मेरी बात? चलिए, बस इसी तरह आपको पढ़ते चलना है, एकदम आसान से आसान तरीके से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि दिमाग में बैठा रहे। ये नहीं ना टाइम पास करने के लिए हम नहीं ना बैठ रहे हैं, या टाइम पास करने के लिए आगे लाइव क्लासेस खोल लिए हैं और कान में हेडफोन लगा लिए कॉपी में लिख रहे हैं, बस ये नहीं ना। हमें ये चीज हमें एग्जाम तक याद रखना है ना, एग्जाम में भी तो लिखना है ना, हमें एग्जाम में फोड़ना है कि नहीं। देखो लक्ष्य हमारा क्या है, इस बार 90 पार। ऐसे पिछली बार भी 90 पार आया था, लेकिन इस बार खास कर 90 पार चाहिए, यूपी टॉपर मुझे चाहिए, आप लोगों से निवेदन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है वो भी देख लीजिए। हाँ, अगला टॉपिक है इसका अनुप्रयोग। हमने अभी जो सक्रियता श्रेणी पढ़ा, इसका उपयोग क्या क्या है, आखिर हमें सक्रियता श्रेणी पढ़ने से क्या मिल गया, क्या फायदा है, वो हम देख लेते हैं। पेपर में आता है कि सक्रियता श्रेणी लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग के बारे में वर्णन कीजिए। यह आ जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग का अनुप्रयोग भी लिखिए, ऐसे आ जाता है। तो अनुप्रयोग भी देखना जरूरी है। पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातु के क्रियाशील की तुलना की जा सकती है। आपको मालूम चल जाएगा ना, क्रियाशील की तुलना कर रहे हो, कौन सा अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है, किससे मालूम चल जाएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। ठीक है, चलिए दूसरा है, जो हाइड्रोजन से ऊपर धातु हैं वे अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। अब ये ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है ये हाइड्रोजन है ना, यहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है, इससे जितने भी ऊपर वाले हैं ये अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, जो हाइड्रोजन से नीचे धातु है वे अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। एक बार और सुनो, हाइड्रोजन से ऊपर वाले अम्ल से अभिक्रिया क्या करेंगे और नीचे वाले नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात? चलिए पेपर में आ जाए, पूछ दे कि बताइए, या एमसीक्यू में आ जाए कि वह कौन सा तत्व है जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन आएगा मरकरी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो आप कहोगे सर मरकरी, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो तत्व होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया क्या करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये मिश्रण नहीं है, आप पहले बार में जो टॉपिक ये देखते हैं उसको लगता है मिश्रण, नहीं ये मिश्रण नहीं है। मिश्रण तो अलग चीज हो गया, दो चीजों को मिलाकर नई चीज बनाना मिश्रण हो जाता है, या दो चीज को मिलाकर एक चीज बना देना मिश्रण होता है। लेकिन यहां पर मिश्र धातु पूछा गया है, तो देखिए ये भी बहुत आसान है। मिश्र धातु मतलब दो चीजों से बनाया गया धातु, वो मिश्र धातु होता है। दो चीजों से मिलकर बना हुआ धातु क्या होता है, मिश्र धातु होता है। लेकिन इस तरह पेपर में नहीं लिखेंगे, हम इसको थोड़ा सा और ही बना के बढ़िया से लिखेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है। अब मिश्रण मतलब क्या होता है, दो से अधिक चीज। मिश्रण मतलब दो से अधिक चीज, तो आप दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाएंगे तो मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे मान लो चीनी और नमक को हमने मिला दिया तो उसका मिश्रण प्राप्त होगा ना, चीनी और नमक का। उसी प्रकार आप दो धातुओं को मिला दीजिए या दो से अधिक धातुओं को, तो आपका मिश्रण प्राप्त होगा। अब उस मिश्रण को आप ठंडा कीजिए। ठीक है, धातु को आप मिला रहे हैं, देखो धातु को मिला रहे हो तो धातु को मिलाओगे कैसे, गर्म करके ना मिलाओगे। अब धातु तो भैया छोटे छोटे टुकड़े नहीं ना है कि आपस में मिल जाएंगे, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको पिघलाओगे, वो द्रव अवस्था में आएगा तब उन दोनों को मिलाओगे तो गर्म रहेंगे। तो उनको गर्म है तो उनको ठंडा करोगे, उसके बाद जो तुम्हें मिलेगा वो मिश्र धातु मिलेगा। समझ रहे, दो धातु को मिलाकर उसको ठंडा करने पर जो मिलता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर। ठीक है, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर। ठीक है, अब ये कांसा क्या होता है, ये जर्मन सिल्वर क्या होता है, पीतल क्या होता है, मैं पूछ दूं तो आप क्या कहोगे, अरे सर ने हमने पीतल देखा है। उसी प्रकार कांसा भी होता है, उसी प्रकार जर्मन सिल्वर भी होता है, आपने भले ना देखा होगा। ठीक है, यदि मुझे इस दोनों का इमेज मिल जाएगा तो मैं वीडियो में लगा दूंगा, देख लेना, शायद अभी दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पर इन दोनों का इमेज। ठीक है, कांसा का और जर्मन सिल्वर का। चलिए अब देखते हैं इनके अवयव घटक, यानी कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर ये क्या क्या चीज से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि दो धातुओं से मिलकर बने हैं या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने हैं। देखिए पीतल क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है, कॉपर से और जिंक से।
कॉपर की मात्रा 70% होती है, जिंक की मात्रा 30% होती है और इसका उपयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं। ठीक है, कांसा क्या चीज से बना होता है? कॉपर से और प्लस एसएन से। कॉपर की मात्रा Cu की मात्रा 90%, एसएन की मात्रा 10% रहती है। इसका उपयोग हम सिक्का बनाने में करते हैं। तीसरा है जर्मन सिल्वर। इसमें 3 चीजों से मिलकर बनते हैं, कॉपर, जिंक, निकिल। कॉपर की मात्रा 60%, जिंक की मात्रा 40%, निकिल की मात्रा 40% होती है। ठीक है, और इसका भी उपयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो अवयव घटक आपको समझ में आया कि नहीं, ये आपको कमेंट करके बतानी है। चलिए, मिश्र धातु समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए, अब आगे बहुत ही आसान टॉपिक खनिज, बहुत सिंपल टॉपिक है, देख लीजिए और बहुत मजा आएगा। खनिज क्या है देखिए, पृथ्वी की भूमि के अंदर, पृथ्वी भूमि के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब बताओ इसमें मैं क्या समझाऊं? इतना आसान परिभाषा है कि खुद ही आपको पढ़ते के साथ समझ में आ जा रहा है। पृथ्वी की भूमि के अंदर, पृथ्वी के भूमि के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और फिर लोहा है, कोयला है, आदि बहुत सारे। ठीक है, चलिए खनिज हमने पढ़ लिया, एक चीज और पढ़ लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को हम एंड करते हैं। ऐसक, ऐसक पढ़ लीजिए। खनिज पढ़ लिए तो भैया ऐसक बुरा मान जाएगा ना, क्योंकि खनिज ऐसक एक दूसरे के भाई हैं, तो पढ़ लीजिए ऐसक। जिस खनिज से धातु आसानी से तथा कम खर्चे में प्राप्त कर सके वो ऐसक कहलाता है। मतलब ऐसा खनिज जिससे हम धातु आसानी से प्राप्त कर ले और पैसा ज्यादा भी ना लगे, उसे क्या कहेंगे? ऐसक कहेंगे। ऐसा खनिज जिससे हम धातु प्राप्त कर ले बिल्कुल कम खर्चे में, उसे क्या कहेंगे? ऐसक। ऐसा खनिज जिससे हम धातु प्राप्त कर ले कम खर्चे में, उसे क्या कहेंगे? ऐसक। याद रखिए, क्यों इतना बार समझा रहा हूं? क्योंकि कल की क्लास में ऐसक की बहुत ज्यादा अहम रोल होगी, तो आप ऐसक बढ़िया से समझ लीजिए। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो पीछे करके देख लीजिए वीडियो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए एल्युमिनियम बॉक्साइड। क्लियर है? चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा? सक्रियता श्रेणी पढ़ा, उसके अनुप्रयोग पढ़ा, मिश्र धातु पढ़ा, मिश्र धातु कुछ अवयव घटक के बारे में पढ़ा, खनिज पढ़ा, ऐसक पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 क्लास था चैप्टर 3 का। कल हम इसका चैप्टर 3 का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें इस चैप्टर को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और परसों से एक नई टॉपिक, एक नई सब्जेक्ट आपकी शुरू होगी। ठीक है, और या नए चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, यानी कि कल शाम को 7 बजे। जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।